नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। सर्वप्रथम दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज के इस सत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष लेकर के आया हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप सभी को पता है गाइस कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ादी के करीब करीब 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इन 75 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में किस प्रकार के बदलाव आए और इन बदलाव को आने का कारण क्या रहा, क्या जरूरत पड़ी कि शिक्षा नीति को बार बार मॉडिफाई किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद सबसे पहली शिक्षा नीति भारत में 1968 यानी कि 1968 में आई थी, दूसरी 1986 1986 में आई थी और तीसरी 34 साल के बाद यानी कि 2020 में आई है, जिसका क्रियान्वयन चल रहा है अलग अलग राज्यों में। अभी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, तमाम ऐसे राज्य हैं जो लगातार निरंतर सतत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु काम कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस बहुत तेजी में है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्यों इंपॉर्टेंट है गाइज? मैं इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं, भारतीय शिक्षा नीति भी कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक जितने भी शिक्षा नीतियां भारत में आई हैं उसमें से ये जो शिक्षा नीति है इसमें भारतीयता की झलक है, इसमें भारतीय संस्कृति की झलक है, सनातन संस्कृति की झलक है, वेद परंपरा की झलक है। आप सभी को बता दूं साथियों कि इसको के कस्तूरी रंगन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 2016 में एक कमेटी का गठन हुआ था जिसके चेयरमैन के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके निदेशक डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का जो कमेटी था उसका गठन हुआ और करीब करीब 3 साल से ज़्यादा वक्त लगा इस पूरे शिक्षा नीति को तैयार करने में। सरकार का ऐसा दावा है कि भारत के जितने गांव, पंचायत, कस्बे, शहर, निगम, हर एक जगह से सजेशंस को लिए गए हैं, उन लोगों से परामर्श लिया गया, शिक्षकों से, विद्यार्थियों से, अभिभावकों से, सामाजिक लोगों से, सामाजिक संस्थाओं से, सभी के साथ बातचीत करने के बाद, सभी से सजेशंस को लेने के बाद नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हुआ है। इसमें काफी सारे व्यापक बदलाव देखने को मिले। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो हमारे देश में 10+2 का, अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो 10+2 ये शिक्षा नीति भारत में चलती थी, इसको खत्म कर दिया गया है। अब हमारे यहाँ पे 5+3+3+4 यानी गाइज 10+2। पहले क्या था कि हम क्लास नर्सरी, केजी, देन 1 2 3 4 10 तक जाते थे, फिर +2 11 12 की पढ़ाई करते थे। इस चीज को अब खत्म कर दिया गया है और अब आ गया है 5+3+3+4। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए साथियों, एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो बच्चे जैसे ही पैदा होंगे और वो 3 साल के होंगे तो उनको प्ले स्कूल में कह लीजिए या फाउंडेशनल स्कूल्स में भेजा जाएगा 3 साल की अवस्था में, 3 साल के उम्र में, और 5 साल तक वो वहीं पे रहेंगे, जिसमें वो 3 साल फाउंडेशनल स्कूल्स में, फाउंडेशनल स्टेजेस में पढ़ेंगे, खेलेंगे, और 2 साल क्लास 1 और 2 यानी कि ऐसे उनका 5 साल बीत जाएगा। 5 में 3 साल वो प्ले स्कूल में बिताएंगे और 2 साल क्लास 1 और 2, तो ऐसे हो गया 5। फिर मैंने कहा +3, इसका मतलब जैसे ही बच्चा क्लास 2 पास करेगा उसका एडमिशन क्लास 3 में होगा, तो 3 4 5 इसलिए +3, और जैसे बच्चा 5 क्लास पास करेगा तब उसका दाखिला क्लास 6 में होगा। फिर क्लास 6 7 8 इसको एक साथ लिया गया है, इसलिए कहा गया फिर +3, और जैसे ही बच्चा क्लास 8 पास कर जाएगा तो +4, मतलब 9 10 11 12 को एक साथ मर्ज किया गया है। अब क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे वो नहीं होंगे। आप 9th में जब एनरोल होंगे, जब आपका दाखिला होगा, तो सीधा आपका 12th में जो बोर्ड एग्जाम जिसको आप कहते हैं वो सीधा का सीधा आपका 12th में होगा। यही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि 10th और 12th, 10th का तो खैर अब बहुत ही, जैसे एक सिंपल एग्जामिनेशन आप क्लास 7th 8th 9th में देते हैं, वैसे ही 10th में होगा। होम बोर्ड्स होंगे, स्कूल्स में ही आपके एग्जाम हो जाएंगे, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 12th में जो है आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, और इसको एमसीक्यू करने पे विचार शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, यूजीसी है, या जो पूरी शिक्षा की व्यवस्था है, वो इस पे विचार कर रहा है कि इसको एमसीक्यू बना दिया जाए, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन बना दिया जाए। इसके साथ ही साथ गाइस, जो हमारा पूरा जीडीपी है, जिसको आप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, उसका 6%
सरकार का ये दावा है, सरकार ने ये वादा किया है, सरकार का ये कमिटमेंट है कि भारत सरकार अपने पूरे जो उनका एक बजट है, उनका जो जीडीपी भारत का है, उसका 6% जो हिस्सा है वो शिक्षा के ऊपर खर्च करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब ये कितना प्रैक्टिकली सही साबित होता है ये कहना बहुत ही सही नहीं होगा, क्योंकि ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिर भी अगर भारत सरकार ऐसा कमिटमेंट कर रही है और ऐसा वो सच में करने में सफल होती है, तो ये भारत को कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। क्योंकि गाइज, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से आप बेरोजगारी को दूर कर सकते हो। समाज में व्याप्त जो समस्याएं हैं, जो अवसाद हैं, उसको दूर करने के लिए जो सबसे मजबूत कोई चीज़ है, जो जड़ से इन चीज़ों को खत्म कर सकता है, इरेडिकेट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, वो शिक्षा है। तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च तो शिक्षा पे करना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा चीज़ों को जड़ से, समस्याओं का निदान जड़ से करती है और हमें सबल बनाती है, समृद्ध बनाती है। इसके साथ ही साथ गाइज, ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे हम अगर बात करें, अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, इसका नाम पहले MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उसका नाम भी बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है, क्योंकि आप ये समझिए कि इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें मानव को संसाधन के तौर पर देखा जाता था। मैं एक मानव हूं, तो मैं तो एक खैर एक संसाधन मानव को होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संसाधन के तौर पे देखना, उसका समग्र विकास ना करना, उसमें संवेदना ना डालना, उसमें समाज के प्रति एक जो जागरूकता होती है, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, उसको ना बतलाना, ये गलत है। तो इसको लेकर के कई दिनों से विवाद था कि जो हमारा मंत्रालय का नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको बदला जाए, क्योंकि इस नाम में ही दिक्कत है। मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ संसाधन के तौर पे देखना, सिर्फ और सिर्फ संसाधन के तौर पे तैयार करना, उसको एक मशीन की तरह तैयार करना, एक पैसे की मशीन की तरह, कि वो कैसे कैसे करके पढ़े, उसको एक नौकरी मिल जाए, वो पैसा कमाए, उसका शादी हो जाए, परिवार हो जाए, और उसका समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। इन चीज़ों को खत्म करने के लिए अब हमारा जो मंत्रालय है उसका नाम भी बदल गया है। अब MHRD का नाम MOE हो चुका है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। तो हम इस चीज़ को भी कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही सहज बदलाव है। इसके साथ ही साथ गाइस, B.Ed 4 साल का, 2030 से B.Ed 4 साल का हो जाएगा। बहरहाल B.Ed अभी भी 4 साल का है, बट कहीं ना कहीं गाइस 2030 के बाद ऐसे लोग जो सच में टीचर बनना चाहते हैं, स्कूली शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको 12th में ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे टीचर बनना है। 12th में एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, जैसे IIT, नीट ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए। इन द सेम वे टीचर बनने के लिए भी अब आपको BLED का एग्जाम देना होगा 12th के बाद। और 12th के एग्जाम में अगर परीक्षा आप पास करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, जिसमें आपको 1 साल B.Ed भी कराया जाएगा, और फिर आप उसके बाद शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाएंगे। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक क्या था कि किसी भी अदर प्रोफेशन के लोग जिनको शिक्षा से बहुत लगाव नहीं है, शिक्षक बनने की कोई बहुत दिली इच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा सहज नहीं हुआ, तो वो क्या किए, B.Ed करके, DLED करके शिक्षक बन गए। तो इन चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए 2 तरह के शिक्षक होते हैं। एक पैशनेट टीचर, जो पैशनेट हैं, पढ़ाना चाहते हैं दिल से, पैसे के लिए नहीं, वो पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनका शौक है। और एक होते हैं फोर्स टीचर। फोर्स टीचर का मतलब कि वो बनना नहीं चाहते थे शिक्षक, लेकिन परिस्थिति ने उनको बना दिया, क्योंकि उन्होंने B.Tech किया, क्योंकि उन्होंने BBA किया, क्योंकि उन्होंने MBA किया, वहां सफलता नहीं मिली, तो 2 साल का, 1 साल का B.Ed करके टीचर बन गए। ऐसे में दिस पीपल आर कॉल्ड फोर्स्ड टीचर। तो वो कभी बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत आदर्श शिक्षक नहीं बन सकते, क्योंकि वो इस प्रोफेशन में इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा बनाने के लिए आए हैं, या परिस्थिति ने उनको लाके खड़ा कर दिया। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बदलाव है। साथ के साथ अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें साथियों, तो अब हमारा ग्रेजुएशन 4 साल का हो जाएगा। यही नहीं, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम को लागू किया जा रहा है। इसका मतलब कि अभी तक भारत में यह होता था कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में पढ़ाई करके किसी भी वजह से पठन पाठन को छोड़ देता है, और उसका 5 साल 10 साल के बाद फिर से इच्छा होता है कि चलो मैं फिर से अपना ग्रेजुएशन, अपना स्नातक को पूरा करूं, तो उसको फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होता था।
इस चीज पे सरकार ने गंभीर एक फैसला लिया है और अब गवर्नमेंट ने, शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा व्यवस्था ने ये कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करके छोड़ देगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है और उन्होंने 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दी तो उनको मिलेगा सर्टिफिकेट इन इकोनॉमिक्स। 2 साल पढ़ाई करके किसी कारणवश छोड़ दिया तो मिलेगा डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स। 3 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया तो मिलेगा डिग्री इन इकोनॉमिक्स, बैचलर इन इकोनॉमिक्स। और 4 साल पूरा ग्रेजुएशन का जो 4 साल का जो अवधि है उसको पूरा कर लिया तो बैचलर विद डिग्री या बैचलर विद ऑनर्स की डिग्री आपको मिलेगी। तो 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया और एमए आपका 1 साल का। तो मिला जुला करके बात वही है, पहले एमए 2 साल का था, ग्रेजुएशन 3 का, 3 + 2, अब क्या हो गया ग्रेजुएशन 4 साल का। तो जो 4 साल का स्नातक पूरा करेंगे उनके लिए मास्टर्स या स्नातकोत्तर बस 1 साल का होगा। ये एक अच्छी बात है। यही नहीं, ये जो 3 साल के बाद 1 साल का जो एक्स्ट्रा टाइम लिया जा रहा है आपके स्नातक में, उसमें आपको रिसर्च कराया जाएगा, उसमें आपको शोध करना सिखाया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और साथ के साथ एमफिल, मास्टर्स इन फिलॉसफी, जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं उनको पहले एमफिल करना पड़ता था कई जगहों पे, एमफिल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब हमारे देश में कोई एमफिल एडमिशंस नहीं होंगे, एमफिल का सत्र नहीं होगा किसी भी विश्वविद्यालय में। एमफिल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब आप मास्टर्स करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। यही नहीं गाइस, शिक्षा के माध्यम से कैसे हम बच्चों को रोजगार परक बनाएं, ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, यही नहीं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको कैसे बढ़ावा दें, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे वो कई बार मुख्य धारा से दूर रह जाते हैं। तो उसके लिए भी सरकार बहुत सजग है और उनके लिए भी बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, डिसीजंस लिए गए हैं। उस पर बजट दिया जाएगा, आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, दिव्यांग बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, तकनीकी सहायता दी जाएगी, कंप्यूटर, लैपटॉप और तमाम तरह के वो जो श्रवण से संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे दिए जाएंगे, ताकि उनका पठन पाठन बहुत ही सुचारू और सुगम तरीके से चलता रहे। इसके साथ ही साथ गाइज एनसीईआरटी को यह कहा गया है कि आप पाठ्यक्रम बनाएं, अच्छे पाठ्यक्रम बनाएं, ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला, मदर टंग में पढ़ाई। यानी कि गाइज अभी तक क्या था कि इंग्लिश कंपलसरी था, आपको इंग्लिश आता है नहीं आता है डज नॉट मैटर, बट इंग्लिश पढ़ना होगा। अब गाइज क्लास 5th तक यानी कि 5वीं कक्षा तक ऐसा कहा गया है कि आपका मदर टंग कुछ भी हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो, हरियाणवी है, पंजाबी है, बुंदेली है, अंगिका, कुछ भी हो आपकी भाषा, आप अपने मातृभाषा में क्लास 5th तक आपको पढ़ना है। इसको कंपलसरी किया गया है। ये एक अच्छी बात है कि जब हम मदर टंग में गाइस, छोटे बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा, वो ज़्यादा अटैच्ड फील करेंगे। और क्लास 6, 7, 8 में इसको वैकल्पिक बनाया गया, यानी कि क्लास 5 के बाद अगर कोई बच्चा ये चाहे कि मेरे को मदर टंग में ही पढ़ना है, मातृभाषा में ही पढ़ाई को कंटिन्यू करनी है, तो क्लास 8 तक वैकल्पिक है, कंपलसरी नहीं, लेकिन ऑप्शनल है कि वो कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए क्लास 6 से ही इंटर्नशिप की व्यवस्था करी जा रही है। आप सोचिए कितना व्यापक बदलाव हो रहा है। आने वाला समय भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत के शिक्षा पद्धति में व्यापक बदलाव आपको आने वाले 1 आध साल में देखने को मिलेगा। क्लास 6 से ही 6 क्लास का बच्चा अब इंटर्नशिप करेगा। आप सोचिए, उनको भेजा जाएगा तमाम तरह के डिफरेंट कंपनीज में, या उनको स्किल सिखाया जाएगा। बड़े बड़े कंपनीज में वो जाकर के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को करेंगे, 6 महीना, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन, ऐसे ऐसे कोर्सेज करेंगे, काम करना सीखेंगे। उनको बिजनेस का ज्ञान दिया जाएगा, आगे स्कोप्स मिलेगा, ताकि रोजगार पर वो एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, लाइबिलिटी ना बने। तो इस तरह के गाइस व्यापक बदलाव हम कहें शिक्षा नीति के माध्यम से भारत सरकार कर रही है, करने जा रही है, बल्कि इसका इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है, चल रहा है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और बहुत सारा आभार भी है भारत सरकार को, जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा नीति हमारे समक्ष लाया है, इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ बच्चे समृद्ध होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, बल्कि हर एक पहलू पे भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत मजबूत बनेगा, भारत सशक्त बनेगा, भारत सुंदर बनेगा। इसी आशा के साथ आज के सत्र को हम समाप्त करते हैं और इस वादे के साथ कि फिर हम नए सत्र में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए।